हेलो स्टूडेंट, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है नर्सिंग मैनिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया ऐसी कंडीशन है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो कि एनीमिया से पीड़ित भी हैं। तो कोई क्वेश्चंस के लिए भी नहीं, ऐसे भी जनरली सबको एनीमिया के बारे में जानना भी चाहिए। प्लस इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या क्या होता है, किस वजह से होता है, किस वजह से नहीं होता है, इसके ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं, आज हम लोग इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई बकवास के। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एनीमिया का इंट्रोडक्शन कि एनीमिया होता क्या है। तो देखिए, जनरली जब भी हमारे ब्लड में आरबीसी की संख्या कम होती है, आरबीसी में ही क्या होता है हमारा हीमोग्लोबिन। तो जब भी हमारे ब्लड में आरबीसी की संख्या कम होती है, हीमोग्लोबिन की संख्या कम होती है, या पैक्ड सेल वॉल्यूम कम होता है। पैक्ड सेल वॉल्यूम हम लोगों ने बात की थी कि आरबीसी की मात्रा है एक तरीके से ब्लड में कितना अमाउंट है, ब्लड में टोटल आरबीसी कितने हैं उसकी मात्रा। तो ओवरऑल मिला जुला के हमारे ब्लड में जब भी आरबीसी कम होता है या हीमोग्लोबिन कम होता है, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एनीमिया। ठीक है, अब ये एनीमिया जो कंडीशन है, ये एनीमिया जो कंडीशन है, ये हम लोग कब कहेंगे कि पेशेंट जो है वो एनीमिक है? जब मेल जो है उसमें 13 ग्राम पर डीएल से कम हो हीमोग्लोबिन। अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें 12 ग्राम पर डीएल से कम हो। और अगर हम प्रेग्नेंट वुमन की बात करें तो अगर 11 ग्राम पर डीएल से कम है उसके अंदर हीमोग्लोबिन, तो हम उसको कह सकते हैं कि पेशेंट जो है एनीमिक है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि एनीमिया होता क्यों है। ठीक है, तो देखिए इसको लॉजिक को समझिएगा। एनीमिया जो है वो हो क्या रहा है कि हमारे ब्लड में आरबीसी कम है, ब्लड में आरबीसी कम है। अब ब्लड में आरबीसी कम होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? सबसे पहला रीज़न होगा कि आरबीसी बन ही कम रहे हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में इतने आरबीसी बन ही नहीं पा रहे, जितने नॉर्मल होते उतने आरबीसी बन ही नहीं पा रहे हैं। तो ये तो सबसे पहला कंडीशन हो गया कि हमारे ब्लड में आरबीसी बन ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो किसी डेफिशिएंसी से हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो या किसी और रीज़न से आरबीसी नहीं बन पा रहे हैं। दूसरा क्या है कि आरबीसी का जो है डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, वो मतलब टूट जा रहे हैं या बन तो रहे हैं वो नॉर्मल, लेकिन वो डिस्ट्रक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या है, आरबीसी बन तो रहे हैं लेकिन वो एबनॉर्मल आरबीसी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है। ठीक है, और तीसरे जो है बन तो रहे हैं लेकिन वो एबनॉर्मल शेप के आरबीसी बन रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन जनरली कंडीशन होती है एनीमिया में। तो हम अभी कॉजेज़ जब देखने जाएंगे कि किस किस वजह से होता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है कि एनीमिया जो होता है वो ब्लड लॉस होने की वजह से होता है। ठीक है, अगर कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है हमारी बॉडी में, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में जो है हीमोग्लोबिन या आरबीसी जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा हो गया न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो रही है, फॉलिक एसिड की कमी हो रही है, विटामिन B12 की कमी हो रही है। इन सब की कमी से अगर एनीमिया हो रहा है, इन सब की वजह से अगर कोई एनीमिया हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशनल एनीमिया। ठीक है, तीसरा है हेरिडिटरी एनीमिया। ठीक है, हेरिडिटरी एनीमिया क्या होता है कि अगर कोई एनीमिया जो है जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, मतलब मतलब पेरेंट्स से अगर बच्चे को मिलता जाता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होता जाता है, तो इस टाइप के एनीमिया को हम लोग हेरिडिटरी एनीमिया कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया का। अगला है हमारा एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज़। अब अगर हमारे बोन मैरो में डिप्रेशन हो गया, बोन मैरो से ही हमारे आरबीसीज बनते हैं, अगर बोन मैरो का डिप्रेशन हो गया, अगर मैलिग्नेंसी हो गई बोन मैरो में, हाँ, या फिर कोई भी इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जैसी बीमारी हो गई, लिवर की या किडनी की डिजीज़ हो गई, तो इन सब कंडीशन में जो अगर एनीमिया हो रहा है, तो इन सब कंडीशन से जो एनीमिया होता है उसको हम लोग कहते हैं एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज़। अब
ये तो रीज़न्स हो गए कि ये सारे मोस्टली रीज़न्स हैं, इन सब रीज़न से एनीमिया होता है। अब एनीमिया के हम लोग टाइप देखेंगे। तो सबसे पहला जो एनीमिया का टाइप है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, सबसे कॉमन टाइप जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा है पर्नीशियस एनीमिया। तीसरा है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, चलिए मैं ऐसे कर दे रही हूँ। ओके, तीसरा है हमारा मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। चौथा है प्लास्टिक। ओके, चौथा है हमारा ए प्लास्टिक एनीमिया या हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। पांचवा है हमारा थैलेसीमिया और नेक्स्ट है हमारा सिकल सेल एनीमिया। तो हम लोग इन सब के बारे में अभी डिटेल में जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जैसा कि मैंने अभी अभी बोला आपको कि सबसे कॉमन टाइप है एनीमिया का, सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। तो देखिए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो हम अगर हम आरबीसी का अगर हम जीबीपी की रिपोर्ट देखते हैं तो हमने यहाँ पे लिख रखा है माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या होता है? माइक्रोसाइटिक मतलब होता है जो आरबीसी है उसका जो नॉर्मल साइज़ है उससे साइज़ छोटा होना, तो हो गया माइक्रोसाइटिक। मतलब कि आरबीसी जो है नॉर्मल से छोटी है तो वो हो गया माइक्रोसाइटिक। दूसरा है हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक क्या हो गया कि जो उसका रंग है वो नॉर्मल से हल्का है, हाइपोक्रोमिक है। हाइपो मतलब कम होता है, क्रोमा मतलब कलर होता है, तो उसका रंग जो है जब नॉर्मल से हल्का है तो उसको हम कहेंगे हाइपोक्रोमिक। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक टाइप के आरबीसी देखने को मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है। तो आयरन की डेफिशिएंसी किस किस तरह से हो सकती है? तो सबसे पहला तो रीज़न ये है कि हम इसमें भी देखिए 3 तरह के रीज़न है। सबसे पहला ये है कि हम डाइट में प्रॉपर आयरन ले ही नहीं रहे हैं, आयरन का इंटेक कम है। ठीक है, आयरन का इंटेक कम है। दूसरा क्या होता है कि हम आयरन ले तो रहे हैं लेकिन आयरन का जो है एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा है, मतलब बॉडी उसको सोख नहीं पा रही है ढंग से या यूटिलाइज। हम आयरन नॉर्मल खा रहे हैं, आयरन जितनी हमें लेनी चाहिए हम उतना आयरन ले रहे हैं, लेकिन बॉडी उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही या उसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही, उसको सोख नहीं पा रही है। तो ये तो दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन हो रही है कि हम आयरन खा भी प्रॉपर रहे हैं, बॉडी उसको सोख भी नॉर्मल रही है, लेकिन हमारा आयरन लॉस बहुत तेज़ी से हो रहा है। अभी हम सब देखेंगे तीनों कंडीशन के बारे में कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम कॉजेज़ जानते हैं। कॉजेज़ तो है हमारा कि आयरन लॉस। अब आयरन लॉस होता कैसे है? ठीक है, आयरन लॉस हमारा जो है वो होता है सबसे ज़्यादा स्वेटिंग के थ्रू। जो एक्सेसिव स्वेटिंग होती है या पसीना बहता है, जिसको हम कहेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा पसीना बहने से भी हमारा आयरन लॉस होता है। लगभग हम अगर बात करें तो अगर एक एवरेज लेके चले तो 15 mg हर महीने हम स्वेटिंग के थ्रू आयरन वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आयरन लॉस। जो हमने थर्ड कंडीशन के बारे में बात की थी कि हमारा आयरन हम ले भी प्रॉपर रहे हैं, हम उसको हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब भी प्रॉपर कर रही है, लेकिन उसका जो है क्या कहते हैं लॉस बहुत हो रहा है। तो लॉस कैसे हो रहा है? स्वेटिंग के थ्रू। तीसरा है हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन। अब अगर हमारी बॉडी में हुकवॉर्म है, अगर हमारी बॉडी में हुकवॉर्म है तो वो क्या करेगा, वो खून उसको पिएगा, या कह सकते हैं खून उसको हाँ खून वो यूज़ करता है या पी सकता है। अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो हमारे शरीर में क्या होगा, खून की कमी होगी, और खून की कमी होने से क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तीसरा है अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी मतलब अगर दूसरी प्रेगनेंसी जो हो रही है वो बहुत ही जल्दी हो जा रही है, पहली प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में ड्यूरेशन बहुत कम है, तो उस केस में बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि पेशेंट को जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तीसरा है एक्सेसिव ब्लड लॉस। अब एक्सेसिव ब्लड लॉस चाहे मेंसेस में हो, चाहे जो है कहीं से इंजरी में हो,
किसी भी तरह से अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कह सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ब्लड लॉस अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही क्यों कह रहे हैं, क्यों कोई और नाम से नहीं जान रहा है। तो देखिए, ब्लड जो है वो दो चीज़ से मिलके बना है, हीम और ग्लोबिन। हम लोगों ने बात की है ब्लड वाले चैप्टर में अपने, थोड़ा सा हम लोग इसमें इस चैप्टर में भी देख लेते हैं एक बार। और जो हीम होता है वो होता क्या है, आयरन होता है, और एक पिगमेंट होता है, उन दोनों से मिलकर के हीम बना होता है। तो हीम बेसिकली होता है आयरन। तो जब हमारा पूरा ब्लड लॉस हो रहा है तो उसमें आयरन भी तो साथ में लॉस हो रहा है, आयरन और प्रोटीन से ही तो मिलके बना है। तो हमारा जब ब्लड लॉस हो रहा है तो हमारा आयरन लॉस हो रहा है, तो हम उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही कहेंगे। आप बात समझ रहे हो कि अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड में हमारा हीम यानी आयरन और प्रोटीन से मिलके बना है, तो हमारा प्रोटीन तो लॉस हो ही रहा है, साथ साथ हमारा आयरन भी लॉस हो रहा है, इसलिए इस कंडीशन को हम लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। ठीक है, अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो हम लोग पेशेंट का सीरम फेरिटिन कराते हैं। ठीक है, सीरम फेरिटिन से हम देखते हैं कि उसके ब्लड में आयरन की मात्रा कितनी है। अब अगर पेशेंट को उसकी डायग्नोसिस हमने बना ली कि उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अब हम उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसका पेशेंट को मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पेशेंट को अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो सबसे पहले हम अगर सप्लीमेंट्स की बात ना करें तो सबसे पहले हम उसके डाइट में आयरन वाली चीज़ें बढ़ाएंगे। ठीक है, हम उसको आयरन रिच डाइट देंगे, जैसे हम उसको साग दे सकते हैं, जेगरी दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट दे सकते हैं। ठीक है, लिवर मीट्स वगैरह दे सकते हैं। आयरन वाली जो भी डाइट्स हैं उसको हम लोग पेशेंट की डाइट में बढ़ाएंगे, आयरन रिच फूड देंगे। अब अगर दूसरा कंडीशन हो रहा है हमारा, ये वाला कंडीशन हो रहा है कि आयरन हम प्रॉपर ले रहे हैं, पेशेंट आयरन तो खूब अच्छे से ले रहा है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो आयरन एब्जॉर्ब किस वजह से होता है, तो आयरन के एब्जॉर्प्शन में, आयरन बॉडी में यूटिलाइज हो, इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है विटामिन सी। अगर विटामिन सी हम प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेंगे तो हमारा आयरन जितना हम ले रहे हैं वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। जैसे कि विटामिन डी ज़रूरी होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, वैसे ही विटामिन सी ज़रूरी है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो पेशेंट को हम लोग आयरन रिच डाइट देने के साथ साथ कैल्शियम रिच डाइट भी देंगे। हम उनको फ्रूट जूस दे सकते हैं, आंवला दे सकते हैं, लेमन दे सकते हैं, कुछ भी। आयरन सप्लीमेंट के साथ हम विटामिन सी सप्लीमेंट भी पेशेंट को देंगे। अब दूसरा है कि अगर पेशेंट का ज़्यादा ही उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, मतलब उसकी हीमोग्लोबिन की अमाउंट काफ़ी ही कम है, तो हम उसको फिर हमें सप्लीमेंट देना पड़ेगा। सप्लीमेंट देखिए दो तरह का आता है, एक या ओरल सप्लीमेंट होता है, या तो अगर हम ओरल सप्लीमेंट की बात करें तो ओरल सप्लीमेंट जो होते हैं वो जनरली जो होता है वो फेरस सल्फेट होता है। ठीक है, फेरस फ्यूमरेट होता है, फेरस ग्लूकोनेट होता है, फेरस सक्सीनेट होता है। ये सारे ओरल सप्लीमेंट हम देते हैं पेशेंट को। ठीक है, लेकिन हमारे ओरल सप्लीमेंट में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारे जो ओरल जो सप्लीमेंट है इसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, पेशेंट को नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है। ठीक है, नोज़िया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, और क्या कह सकते हैं, ब्लैक स्टूल जो सबसे कॉमन है, ब्लैक स्टूल। हालांकि उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसका कोई मतलब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आयरन डाइट लेने से आती ही है, बट ब्लैक स्टूल भी एक उसका आप कह सकते हैं उसके इफ़ेक्ट में आता है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, दांतों का रंग ख़राब हो सकता है। आयरन सप्लीमेंट अगर हम लेते हैं तो उससे हम देखेंगे दांत ख़राब हो सकते हैं, स्पेशली सिरप, अगर सिरप फॉर्म में ले रहे हैं तो आप देखोगे पेशेंट का दांत जो है उस पर दाग पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। इसके अलावा मेटेलिक टेस्ट रहता है, बहुत गंदा सा स्वाद, बहुत धातु जैसा स्वाद, या मेटेलिक टेस्ट जिसको कह सकते हैं, या कह सकते हैं बहुत गंदा सा स्वाद जो है वो मुंह में बना रहता है। तो अगर हम इसको अवॉइड करना है, तो अगर ये सब साइड इफ़ेक्ट एक नॉर्मल लेवल पे हैं, हल्के फुल्के हैं, तो ये इससे होते ही हैं, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर हाँ ज़्यादा हो रहा है, नोज़िया बहुत ज़्यादा हो रहा है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमें ओरल जो हमारे सप्लीमेंट्स इसको बंद करके हमें इंजेक्टेबल फॉर्म में जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं पेरेंटेरल आयरन प्रिपरेशन के बारे में, मतलब आईवी या आईएम
हम देखिए आयरन जो हम लोग पेरेंटेरल या इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं वो दो तरीके से ही देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं या इंट्रावेनस देते हैं, ठीक है। अब पेरेंटेरल हम लोग देते कौन कौन सा आयरन है, तो हम लोग उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड जो आयरन है वो उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें आयरन डेक्स्ट्रॉन है, ठीक है, आयरन सॉर्बिटॉल है और आयरन सुक्रोज है। ये कॉमनली जो है हम लोग जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले पेशेंट होते हैं उन्हें हम देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो दो रूट की बात की हम लोग कि इसको या तो इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं या इंट्रावेनस दे सकते हैं। तो इंट्रामस्कुलर जब भी देंगे तो हम लोग उसको बहुत डीप आईएम देना है, ठीक है। डेल्टॉइड में कभी भी नहीं देंगे उसको, हमेशा ग्लूटियल में देंगे और डीप आईएम देंगे। और उसको देने का तरीका क्या है, जेट ट्रैक मेथड के थ्रू देंगे। अगर जेट ट्रैक मेथड आपको नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसके बारे में मैं एक वीडियो में आपको छोटा सा वीडियो बना के उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो जेट ट्रैक मेथड के थ्रू उसको अगर हमें आईएम देना है तो देते हैं। अगर हमें आईवी देना है, अगर हमें जो हमारा पेरेंटेरल या इंजेक्टेबल फॉर्म में जो आयरन है उसको हमें आईवी देना है तो उसको हम क्या करते हैं, सलाइन में या डेक्सट्रोज में हम उसको डाइल्यूट करते हैं और उसको स्लो आईवी देते हैं। इवन अप टू 6 to 8 आवर्स तक भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में पूरा। अब हम लोग पढ़ते हैं पर्नीशियस एनीमिया के बारे में, ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया क्या है हमारा, कि वो एनीमिया जो हमारा विटामिन B12 की कमी से होता है। अभी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अभी हम लोग एक अगर बेसिक चीज़ जाने तो B12 की कमी से जो एनीमिया होता है उसको हम लोग कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया में अगर हम जीबीपी की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें हमें दिखेगा मैक्रोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है। अब मैक्रोसाइटिक क्या होते हैं कि मैक्रोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है। अब माइक्रोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक आपके क्या होता है, माइक्रोसाइटिक अभी हम पढ़े थे कि जो आरबीसी का साइज़ है वो छोटा हो जाता है तो हम उसको कहते हैं माइक्रोसाइटिक। आरबीसी का साइज़ जब छोटा हो जाता है, जैसे ये नॉर्मल आरबीसी है, इसका साइज़ अगर छोटा हो गया तो इसको हम कहेंगे माइक्रोसाइटिक। लेकिन अगर आरबीसी का साइज़ बड़ा है तो उसको हम कहते हैं मैक्रोसाइटिक। जब आरबीसी का साइज़ बड़ा है तो उसको हम कहते हैं मैक्रोसाइटिक, ठीक है। तो मैक्रोसाइटिक मतलब बड़े आरबीसी दिखेंगे। और दूसरा है नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक मतलब उसका रंग नॉर्मल रहेगा, रंग जो है आरबीसी का वो नॉर्मल रहेगा। क्रोमिक मतलब कलर होता है, नॉर्मो मतलब नॉर्मल, नॉर्मल कलर के आरबीसी दिखेंगे बट उनका साइज़ बड़ा होगा। जो बड़े आरबीसी होते हैं वो इमैच्योर आरबीसी होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में आगे हम जानते हैं। तो देखिए होता क्या है पर्नीशियस एनीमिया में कि हमारी बॉडी में जो है उसका विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता कैसे है, तो हमारा जो स्टमक है, स्टमक की म्यूकोसा होती है, जो हमारा आमाशय है, आमाशय में एक हम लोग पढ़े होंगे कि एक श्लेष्मा झिल्ली होती है या म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है हमारे आमाशय की, हमारे स्टमक की, उसमें एक पैराइटल सेल्स होती हैं, उसमें पैराइटल सेल्स होती है। पैराइटल सेल एक फैक्टर जो हमारा स्टमक है, हमें ऐसे डायग्राम में बात करें, और इसकी जो ये है आपकी झिल्ली हो गई, इसमें चारों तरफ जो है इस झिल्ली में होती हैं पैराइटल सेल। कौन सी होती हैं, पैराइटल सेल। जो पैराइटल सेल होती हैं वो सिक्रीट करती हैं इंट्रिंसिक फैक्टर को। किसको करती हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर को, इंट्रिंसिक फैक्टर को करती हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। जैसे अभी हम लोग ऊपर पढ़े कि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन C इंपॉर्टेंट है, वैसे B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्या हो, अगर जो गैस्ट्रिक की जो म्यूकोसा है, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है स्टमक की, उसमें एट्रोफी हो जाए, तो अगर उसमें एट्रोफी हो जाएगी तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो कम सिक्रीट होगा या नहीं सिक्रीट होगा, जिसकी वजह से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसमें ये क्या है, ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात की जाए तो शीलिंग टेस्ट कहते हैं इसको। शीलिंग टेस्ट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। अगर पूछा जाएगा शीलिंग टेस्ट किस में करते हैं तो पर्नीशियस एनीमिया में करते हैं। शीलिंग टेस्ट में होता क्या है कि हम लोग रेडियो एक्टिव जो विटामिन B12 है उसको देते हैं पेशेंट को और उसका एब्जॉर्प्शन देखते हैं कि उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो शीलिंग टेस्ट जो होता है वो पर्नीशियस एनीमिया में होता है।
तो इसमें क्या होता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता है, ठीक है। अब आ जाता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम पेशेंट को जो है विटामिन B12 का इंजेक्शन इसमें देते हैं। अब आ जाता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, बहुत ही मिलता जुलता है, थोड़ा सा इसमें अंतर है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जो है उसमें भी फॉलिक एसिड और B12 विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। अब मेगैलोब्लास्टिक में क्या होता है, माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक सेल्स मिलते हैं। अभी हमने उसमें पर्निशियस में क्या देखा, माइक्रोसाइटिक तो मिलते हैं, मैक्रोसाइटिक तो मिलते हैं, लेकिन नॉर्मोक्रोमिक मिलते हैं। इसमें माइक्रोसाइटिक भी मिलते हैं, मैक्रोसाइटिक भी मिलते हैं और हाइपोक्रोमिक भी मिलते हैं। देखिए हम इसको थोड़ा सा फिगर से समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी है उससे बड़े मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हल्के मिल रहे हैं, तो ये मिलते हैं मेगैलोब्लास्टिक में। उसमें हम देखे थे कि नॉर्मल आरबीसी से बड़े तो मिल रहे थे, लेकिन रंग उनका नॉर्मल ही था। यहाँ पे रंग जो है वो भी हल्का होगा। अब देखिए, अब दोनों में अगर हम बात करें तो दोनों में अंतर क्या है, तो अगर डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है सॉरी, अगर डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, डाइट में अगर हमारा फॉलिक एसिड या B12 की कमी से हो रहा है एनीमिया, तो उसको हम लोग मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहेंगे। वहाँ पे क्या होता है, पर्निशियस एनीमिया में डाइट में हमारे कमी नहीं थी, हम प्रॉपर B12 ले रहे हैं, बट वहाँ एब्जॉर्प्शन हमारा ठीक से नहीं हो पा रहा था। वहाँ एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रहा था क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर कम था, कम सिक्रीट हो रहा था। यहाँ पे हम खाने में ही कम ले रहे हैं, हम ले ही नहीं रहे। तो अब आपको दोनों में डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गया होगा कि पर्निशियस और मेगैलोब्लास्टिक में क्या अंतर है, ठीक है। मेगैलोब्लास्टिक में फॉलिक एसिड की कमी से और विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया होता है उसको हम लोग मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जो है वो आरबीसी के मैच्योरेशन में, DNA सिंथेसिस में काम करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इमैच्योर आरबीसी है वो, अब हम लोग देखें यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारी जो इमैच्योर आरबीसी है उसका साइज़ बड़ा होता है, जब वो मैच्योर होती है तो उसका साइज़ छोटा हो जाता है। इसका थोड़ा प्रोसेस उल्टा होता है। तो आ जाते हैं वापस से। तो जो हमारी इमैच्योर आरबीसी है उनका साइज़ बड़ा होता है, तो इसमें जो है हमें इमैच्योर आरबीसी देखने को मिलती है। तो होता क्या है कि फॉलिक एसिड और B12 जैसे कि हमने बात की DNA सिंथेसिस में मदद करते हैं, तो इनकी कमी हो जाती है, तो हमारा जो है ये मैच्योर नहीं हो पाता, ये हमारा मैच्योर नहीं हो पाता और ये इमैच्योर बड़ा आरबीसी रह जाता है। ये बड़े आरबीसी होने की वजह से इसका नाम रखा गया है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मतलब सेल का साइज़, आरबीसी का साइज़ मेगा है, बड़ा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है देंगे। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम ट्रीटमेंट क्या देंगे, तो इसमें ट्रीटमेंट वही है, हम पेशेंट को जो है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड रिच डाइट देंगे, ठीक है। उसमें आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल वगैरह सब आ जाता है और एनिमल्स कंपोनेंट्स भी आते हैं, एनिमल डाइटरी फूड जैसे आपका चिकन और फिश, ये सब हो गया, ये सब भी आते हैं। इसके अलावा दूसरा क्या है, हम इसमें ल्यूकोवरिन कैल्शियम देते हैं। ल्यूकोवरिन कैल्शियम देते हैं। ल्यूकोवरिन कैल्शियम जो है वो हम लोग मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया को ट्रीट करने के लिए भी देते हैं। हाँ, लेकिन ल्यूकोवरिन कैल्शियम का एक और काम है। ल्यूकोवरिन कैल्शियम के बारे में आप ये बात भी जान लीजिएगा कि जब किसी पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट चल रहा है, किसी पेशेंट को मैलिग्नेंसी ट्रीट करने के लिए जब मेथोट्रेक्सेट चल रहा है, तभी भी हम उसको ल्यूकोवरिन कैल्शियम देते हैं। उस केस में ल्यूकोवरिन कैल्शियम क्या करता है कि जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उस पर मेथोट्रेक्सेट का असर ख़त्म करता है, केवल मैलिग्नेंट सेल पे जो है असर करता है मेथोट्रेक्सेट, अगर हम ल्यूकोवरिन कैल्शियम देंगे तो। अदरवाइज सारे सेल्स पे असर करेगा, ठीक है। तो मैलिग्नेंसी में अगर मेथोट्रेक्सेट चल रहा है तभी भी हम लोग ल्यूकोवरिन कैल्शियम देते हैं। तो ये तो हो गया पूरा ट्रीटमेंट। हम लोग मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में B12 डाइट में भी दे दिए, B12 IV भी दे दिए, फॉलिक एसिड भी दे दिए। इसके अलावा हम ल्यूकोवरिन कैल्शियम भी पेशेंट को देते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया जो है वो बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है, जो कि हम लोगों ने अभी शुरू में बात की थी कि 3 तरीके से होता है कि एक तो हमारा आरबीसी का निर्माण ही नहीं हो पा रहा है, हीमोपोइसिस ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस ही नहीं हो पा रहा है। तो एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है,
नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक और पेनसाइटोपिनिया प्रेजेंट होता है। अभी हम सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। नॉर्मोसाइटिक आप समझ गए, सेल का साइज़ जो है, आरबीसी का साइज़ जो है नॉर्मल है। नॉर्मोक्रोमिक भी समझ गए, उसका साइज़, उसका कलर जो है वो भी नॉर्मल है। आरबीसी का जो कलर है वो भी नॉर्मल है, वो हल्का नहीं है। साइज़ जो है वो भी नॉर्मल है, ठीक है। और जो अगला है पेनसाइटोपिनिया। पेनसाइटोपिनिया क्या है? पेनसाइटोपिनिया क्या होता है कि जितने ब्लड सेल्स हैं सबकी कमी, ब्लड में सारे ब्लड सेल्स की कमी। मतलब अगर ऐसे पेशेंट का हम अगर ब्लड टेस्ट कराएंगे तो हमें आरबीसी भी कम मिलेगा, एचबी भी कम मिलेगा, डब्ल्यूबीसी भी कम मिलेगा, प्लेटलेट भी कम मिलेगा। जब सारे ब्लड सेल्स कम मिलेंगे तो उस केस को हम लोग कहते हैं पेनसाइटोपिनिया। पेनसाइटोपिनिया आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? एप्लास्टिक एनीमिया में हमारी आरबीसी जो है वो बन ही नहीं पा रही है, एरिथ्रोपोइसिस हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। अब क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका सबसे बड़ा रीज़न है बोन मैरो डिप्रेशन, या बोन मैरो फेलियर भी कह सकते हैं, कि हमारे बोन मैरो में ही प्रॉब्लम आ गई और जो हमारी फैक्ट्री है वही ख़राब हो गई और अभी आरबीसी का प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब ये दोनों तरह से होता है, ये प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, ठीक है। और कॉजेज़ क्या है, किस वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है? तो अगर हम देखा जाए तो इसमें अगर माइलोटॉक्सिक ड्रग के अगर कांटेक्ट में हम ज़्यादा आ रहे हैं, जिसको साइटोटॉक्सिक ड्रग भी कह सकते हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग के कांटेक्ट में अगर ज़्यादा आ गए हैं तो भी एप्लास्टिक एनीमिया में हो सकता है। रेडिएशन से भी हो सकता है। अगर वायरल इन्फेक्शन में रहे हैं लंबे समय तक, जैसे एचआईवी हो गया, हेपेटाइटिस वायरस हो गया, इस कंडीशन में भी हो सकता है। तो प्लास्टिक एनीमिया होने के बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, ठीक है। जो बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है ये जेनेटिक भी हो सकता है। जेनेटिक आप समझ रहे हैं अच्छे से कि मदर फादर टू बेबी। और ये इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक मतलब जिसका कॉज अननोन है, पता ही नहीं है अभी तक कि किस वजह से हो रहा है बच्चे को, बट हो रहा है ये प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो अब इसमें हम लोगों ने बात कर ली कि इसमें सारे ब्लड सेल्स जो है उनका काउंट कम रहता है, जिसको हम लोग जिस कंडीशन को हम लोग पेनसाइटोपिनिया कहते हैं। मतलब उसमें आरबीसी भी कम है, डब्ल्यूबीसी भी कम है, प्लेटलेट भी कम है। जब पेशेंट का ब्लड कर रहा है तो उसमें सारे कंडीशन कम है, उस कंडीशन को हम लोग पेनसाइटोपिनिया कहते हैं। तो पेनसाइटोपिनिया किस में देखने को मिलता है? तो एप्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं कि इसका हम लोग डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। तो इसके डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं? बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं। बोन मैरो निकाल के उसकी जांच करते हैं। जब हम बोन मैरो का टेस्ट करेंगे तो हम उसमें देखेंगे क्या कि हमारी रेड बोन मैरो जो है वो फैटी बोन मैरो में कन्वर्ट हो चुकी है। मतलब हमारी फैक्ट्री जो है वो उसकी मशीनें ख़राब हो चुकी हैं, अब वो आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट, एक परमानेंट ट्रीटमेंट जो इसका यही है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। जिस भी पेशेंट को एप्लास्टिक एनीमिया है उसका बोन मैरो का ट्रांसप्लांट, उसके बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करते हैं। और जब तक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पा रहा तब तक हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो ये तो हो गया एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में। और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या कंडीशन है? थैलेसीमिया जो है वो आप समझ लीजिए, अभी हम लोगों ने शुरू में ही बात की थी, ये कंजेनाइटल एनीमिया है। मतलब ये जनरेशन टू हेरिडिटरी एनीमिया है। मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, ठीक है। थैलेसीमिया को हम लोग कूलीज एनीमिया या मेडिटेरेनियन एनीमिया भी कहते हैं। एक सेकेंड, कूलीज एनीमिया या मेडिटेरियन एनीमिया भी कहते हैं, ठीक है। अब थैलेसीमिया में होता क्या है? थैलेसीमिया में क्या होता है, जो हम लोग के गुणसूत्र हैं, जो हमारे क्रोमोसोम्स है, उसमें जो 16वें नंबर का क्रोमोसोम है, ठीक है, जो 16वें नंबर का क्रोमोसोम है उसका एक या दोनों जीन जब डिफेक्टिव होगा, दो जीन का सेट होता है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो जो हमारा 16वें नंबर का जो क्रोमोसोम है उसके जब एक या दोनों जीन डिफेक्टिव होंगे या एबनॉर्मल होंगे तो उस कंडीशन में थैलेसीमिया हो सकता है, ठीक है। अब थैलेसीमिया में माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक मिलते हैं, जैसा कि हम लोग देखे थे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मिलता है। मतलब आरबीसी का साइज़ नॉर्मल से छोटा भी होगा और उसका रंग हल्का भी होगा, ठीक है, रंग
हल्का होगा। तो ये तो हो गया हमारा थैलेसीमिया के बारे में जनरल नॉलेज। अब हम अगर बात करें कि टाइप, थैलेसीमिया के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो देखिए थैलेसीमिया दो तरीके का होता है, बहुत ही आसान भाषा में आप इसको समझ सकते हैं। एक होता है थैलेसीमिया माइनर, एक होता है थैलेसीमिया मेजर। माइनर कब कहेंगे, जब हमारा जो हम लोग बात किए थे 16th नंबर वाला जो गुणसूत्र है या हमारे क्रोमोसोम्स है, उसमें जब एक जीन डिफेक्टिव हो, एक जीन एबनॉर्मल हो, तो हम कहेंगे थैलेसीमिया माइनर है। थैलेसीमिया माइनर जो है एकदम आप समझिए एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन होती है, पेशेंट को ऐसे तो कोई भी सिम्टम नहीं दिखेगा, जब बस उसका टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा हाँ इसमें जो 16th का जो एक जीन है वो डिफेक्टिव है, बट ऐसे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है। दूसरा होता है थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर में क्या होता है, उसके दोनों जीन डिफेक्टिव होते हैं, जो 16th हमारा क्रोमोसोम है उसके दोनों जीन जब डिफेक्टिव होते हैं तो उसको कहते हैं थैलेसीमिया मेजर। तो हम लोग यहाँ पे थैलेसीमिया माइनर के बारे में बात नहीं करेंगे, थैलेसीमिया मेजर के बारे में बात करेंगे, थैलेसीमिया मेजर के बारे में बात करते हैं। तो थैलेसीमिया मेजर को भी हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया में। तो इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया में। तो देखिए अल्फ़ा, ये थैलेसीमिया, पहले हम लोग एक कंडीशन को इसको समझ लेते हैं। थैलेसीमिया कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे ब्लड में प्रोटीन जो होते हैं, जो हमारे ब्लड के प्रोटीन होते हैं जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, जो ग्लोबुलिन जिन्हें कहते हैं जैसे हीमोग्लोबिन से मिलके बना था, तो ग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन कैरी करते हैं। तो जो हमारा ऑक्सीजन कैरिंग जो प्रोटीन है, ठीक है, उनकी कमी आ रही, उनमें डिफेक्ट आ जाता है जब, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग थैलेसीमिया। तो इसमें देखिए जब हम लोग दो थैलेसीमिया के बारे में बात कर रहे हैं, अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, तो इसमें क्या होता है, अल्फ़ा थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की अल्फ़ा ग्लोबुलिन चेन है, हीमोग्लोबिन की जो अल्फ़ा ग्लोबुलिन की चेन है वो उसमें डिफेक्ट आ जाता है, तो हम लोग उसको अल्फ़ा थैलेसीमिया कहते हैं। और वही उसी की तरह से अगर हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबुलिन चेन में अगर डिफेक्ट आ जाता है तो हम लोग उसको कहेंगे बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। तो चाहे अल्फ़ा ग्लोबुलिन हो चाहे बीटा ग्लोबुलिन हो, ठीक है, सभी ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो अगर थैलेसीमिया है तो पेशेंट का जो है हम लोग ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 देने का कोई मतलब नहीं है, इसमें हम पेशेंट को सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया क्या है कि देखिए RBC में होते हैं हीमोग्लोबिन, जब वो हीमोग्लोबिन का शेप एबनॉर्मल हो जाता है, और वो एबनॉर्मल होता क्यों है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ब्लड को, जो हमारे RBC को है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका शेप एबनॉर्मल हो रहा है। हाँ, तो हीमोग्लोबिन का जो शेप है वो कैसा हो जाता है, सिकल की तरह। सिकल मतलब होता है हसिया, सिकल मतलब होता है हसिया। जैसे ये हमारा हीमोग्लोबिन, ये हमारा RBC है, RBC में एक हसिया की तरह शेप अगर हो जा रहा है हीमोग्लोबिन का, हसिया आप लोग जानते होंगे, तो उसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। जब ये सिकल शेप का जब हमारा हीमोग्लोबिन हो जा रहा है तो सेल जो है वो क्या हो जाएगी, वो बहुत रिजिड हो जाएगी, बहुत हार्ड हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी, ठीक है। रिजिड होने की वजह से ये क्या हो जाएगी, आपस में क्लम्प्ड होने लगेगी, आपस में चिपकने लगेगी, गुच्छे बनाने लगेगी, क्लम्प्ड होने लगेंगी, और क्लम्प्ड होने की वजह से ये क्या करेंगी, ब्लड कैपिलरीज में जा कर के ऑब्स्ट्रक्शन करने लगेगी। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जब हमारा एम्बोलिज्म हमारा बड़ा जाकर कहीं ब्लॉक कर देता है, उसी तरह से ये भी जब एबनॉर्मल हो गई हैं हमारी हीमोग्लोबिन, तो हमारी जो सेल है वो रिजिड हो गई है, रिजिड होकर के ये आपस में क्लम्प्ड होने लगी है, चिपकने लगी हैं, गुच्छे बनाने लगी हैं, गुच्छे बना करके ये कैपिलरीज में ब्लॉक करके कई ऑर्गन को डैमेज कर सकती हैं। ये जो है हमारे ब्रेन, किडनी, लंग्स, स्प्लीन, सभी ऑर्गन को ये डैमेज कर सकती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये सिकलिंग, मतलब ये सिकल बनने का, जो हीमोग्लोबिन हमारा सिकल बन रहा है, इसका रीज़न क्या है, किस वजह से ये हीमोग्लोबिन जो है सिकल बन जा रहा है। तो इसका देखिए कुछ मेन रीज़न है, जिसमें हमारा फीवर भी आ सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, स्ट्रेस हो सकता है, या कोई भी हाइपोक्सिक कंडीशन जिसमें हमें ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहा है, हम
ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में कमी हो रही है, तो उस कंडीशन में हमारी हीमोग्लोबिन जो है वो सिकल शेप में चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या क्या है हमारे। तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो गए हमारे फीवर, डिहाइड्रेशन और एनी हाइपोक्सिक कंडीशन। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली है। अब अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट क्या देंगे, अगर पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है तो हम लोग ट्रीटमेंट क्या देंगे। तो सबसे पहले तो क्योंकि हमारे ब्लड सेल्स जो हैं अब नॉर्मल हो रहे हैं, तो हमें पेशेंट को जो है नॉर्मल ब्लड सेल्स देने की ज़रूरत है। तो हम पेशेंट को क्या देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। अभी हम देखें कि सिकलिंग होने का रीज़न है, फीवर भी आ सकता है, फीवर की वजह से भी सिकलिंग हो सकती है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी सिकलिंग हो सकती है, हाइपोक्सिक कंडीशन में भी सिकलिंग हो सकती है। तो हम क्या पेशेंट को करेंगे, हम उसको एडिक्वेट ऑक्सीजन और फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन और फ्लूइड दे करके रखेंगे कि उसको डिहाइड्रेशन भी ना हो और वो हाइपोक्सिक भी ना हो, उसको जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी होती रहे। तीसरा क्या है, स्प्लीनेक्टमी। अब देखिए होता क्या है, अगर हमारी सिकलिंग वाली जो हमारी सिकल सेल जो है वो जा कर के स्प्लीन की कैपिलरी को ब्लॉक कर दी और स्प्लीन को डैमेज कर दी, तो क्या होगा पता है, उससे क्या होगा, हमारे बहुत सारे आरबीसीज जो हैं वो जाकर स्प्लीन में फंसे रह जाएंगे, वो निकल ही नहीं पाएंगे, तो अचानक से हीमोग्लोबिन ड्रॉप होगा, अचानक से हीमोग्लोबिन कम होगा। ऐसे केस में हमें स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ सकती है। आप आरबीसी देते जाओगे और वो जाकर स्प्लीन में फंसता जाएगा, ठीक है, वो निकल नहीं पाएगा, तो आपकी बॉडी में तो हीमोग्लोबिन अचानक से कम होने लगेगा, तो हमें स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ सकती है। तो ये हो गया सिकल सेल एनीमिया के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनीमिया। मतलब हमने अभी सब एनीमिया के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा, वो किस वजह से होते हैं, उसमें सेल्स कैसे दिखते हैं। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स क्या है सारे एनीमिया के। मतलब अगर पेशेंट को एनीमिया है तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हर एक पेशेंट में दिखेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है पेलर स्किन। तो स्किन का कलर जो होता है वो पीला सा दिखेगा या सफ़ेद सा दिखेगा। आप देखोगे कभी कभी आँखों के नीचे भी देखोगे, आँखों के अंदर भी देखोगे, जो हमें रेडनेस दिखती है वो हल्की दिखेगी, कभी कभी वाइट दिखेगी जो एनीमिक पेशेंट है उसमें, जिसका हीमोग्लोबिन बहुत ही कम है। ठीक है, तो कभी कभी डॉक्टर आँख देख के भी बता देता है कि पेशेंट को जो है एनीमिया है। तो एनीमिया में सबसे पहला जो साइन दिखेगा वो दिखता है कि पेलर स्किन दिखती है, स्किन जो है वो पीली या सफ़ेद सी दिखती है। दूसरा है डिस्निया टैकिपनिया। अब देखिए होता क्या है कि जब भी हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो पेशेंट को हाइपोक्सिया होने लगेगा, सांस फूलने लगेगी। उसकी सांस क्यों फूलेगी, कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उसको मिले, वो जल्दी जल्दी सांस लेने लगेगा कि वो बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उस डिमांड को वो पूरी कर पाए। ठीक है, तो पेशेंट में हाइपोक्सिया दिख सकता है, डिस्निया दिख सकता है। ठीक है, टैकिपनिया दिख सकता है, वो ज़्यादा सांस जल्दी जल्दी सांस लेगा, ज़्यादा सांस लेगा, एक ही मिनट में रेस्पिरेशन रेट उसका ज़्यादा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन डिमांड, जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो पा रही है, जो आरबीसी कैरी कर रही थी, आरबीसी कम हो गई है, तो ऑक्सीजन की कमी पूरी कर पाए, इसके लिए उसको उसकी सांस तेज हो जाएगी। दूसरा है टैकीकार्डिया। अब क्या होगा, बॉडी में अगर कोई कंडीशन होती है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे निपटने के लिए सारे सिस्टम अपने अपना जो उनका कार्य है वो अपना अपना कार्य करने लगते हैं, वो अपना अपना योगदान देने लगते हैं कि हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएँ। ठीक है, तो टैकीकार्डिया हो जाएगा। अब हार्ट क्या करेगा, वो जल्दी जल्दी पंप करने लगेगा, जल्दी जल्दी पंप करके ज़्यादा कार्डियक आउटपुट जनरेट करने लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है जल्दी जल्दी सेल्स में मिलने लगे। ऑक्सीजन की जो कमी आ रही है उसको हम पूरा करने के लिए हार्ट का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तीसरा हम देखते हैं क्या है, फैटिक, वीकनेस, वेट लॉस। पेशेंट जो आपको दिखेगा वो थका हुआ सा दिखेगा, उसका वज़न कम हो जाएगा, वो थोड़ा सा भी कुछ काम करेगा तो वो तुरंत ही थक जाएगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन दिख सकती है। सेम वही बात है, वो थोड़ा सा भी ऑक्सीजन लगाएगा, जब काम करेगा, जब ऑक्सीजन बर्न होगा तो वो ऑक्सीजन उतना ज़्यादा जो ब्लड है वो कैरी नहीं कर पा रही है। ब्लड में आरबीसी कम है तो वो उतना ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पा रही, तो थोड़ा सा भी वो ज़्यादा काम करेगा तुरंत ही उसकी सांस फूलने लगेगी। ठीक है, अगला आ गया हिमेचूरिया, इरेगुलर मेंसेस एंड ब्लड इन स्टूल। तो देखिए अगर पेशेंट में कुछ भी ऐसा हो रहा है, कुछ भी मतलब एनीमिया हो रहा है, तो हमें ये वॉच करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट में ब्लड लॉस अगर हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है और उसको कैसे ठीक किया जाए।
जैसे हो सकता है हिमेचूरिया हो रहा हो पेशेंट को, यूरिन से ब्लड ज़्यादा जा रहा हो, स्टूल से ब्लड ज़्यादा जा रहा हो, या पीरियड्स बहुत लंबे समय तक चल रहा है, या पीरियड्स जितने भी दिन के लिए हो रहा है उसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा, तो हमें ये सारी कंडीशन जो है वॉच करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगला है, हमने ये सब के बारे में बात कर ली। अगला है हमारा हेडेक, इरिटेबिलिटी एंड एपैथी एंड नमनेस। अगर एनीमिया है तो पेशेंट में उससे हेडेक हो सकता है, वो इरिटेबल होगा, ठीक है, नमनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ हो सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन है जो हो सकती है। अब अगर हम जीआई ट्रैक्ट की बात करें तो उसमें पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, मतलब एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो जीआई ट्रैक्ट के कोई भी प्रॉब्लम उसको एनीमिक कंडीशन में हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ बात करें कि बीफी रेड टंग, बीफी रेड टंग, बीफ आप जानते होंगे अगर, तो बीफ के जैसे डार्क रेड कलर की जीभ हो जाती है। वो किस कंडीशन में होती है? पर्नीशियस या मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में। तो पर्नीशियस या मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में आप जब देखोगे तो पेशेंट की जो टंग है वो बीफी रेड कलर की हो जाती है, एकदम डार्क रेड कलर की हो जाती है, सोर माउथ हो जाता है। ठीक है, तो वो देख करके भी डॉक्टर कभी कभी बता देते हैं कि पेशेंट को जो है वो पर्नीशियस या मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है। तो फर्दर ट्रीटमेंट या फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है कि उसको कंफर्म करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एक पेनसाइटोपिनिया भी पढ़े थे कि पेनसाइटोपिनिया हो सकता है। पेनसाइटोपिनिया एप्लास्टिक एनीमिया में होता है, जिसमें सारे ब्लड सेल्स जो हैं WBC, RBC और प्लेटलेट सबकी मात्रा ब्लड में कम हो जाती है। तो ये तो हो गया पूरा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनीमिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग हीमोग्लोबिन कराते हैं, देखने के लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है कि नहीं, एरिथ्रोसाइट, PCV, ये सब हम लोग कराते हैं। इन सब की मात्रा हमें ब्लड में कम दिखती है, इन सब की मात्रा डिक्रीज्ड हमें मिलती है। ठीक है, अगला जो हम लोग कराते हैं वो है मीन कॉर्पसस हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक है, जिसको हम लोग MCSC भी कहते हैं। एक मिनट, तो इसको हम लोग MCSC भी कहते हैं। तो MCSC क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का एक RBC में जो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज है वो कितना है। ठीक है, तो ये भी हमें डिक्रीज मिलेगा। ये नॉर्मल 33% होता है, ये हमें जब हम एनीमिक पेशेंट में हमें कम मिलेगा। तीसरा है मीन कॉर्पसस हीमोग्लोबिन लेवल, जिसको हम लोग MCH कहते हैं, मीन कॉर्पसस हीमोग्लोबिन लेवल, कि एक RBC में जो है हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना है। ठीक है, एक RBC में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना है, ये भी हमें नॉर्मल से कम मिलेगा। तो इसका जो है नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 30 पिकोग्राम होती है। ठीक है, 30 पिकोग्राम होती है, तो उससे हमें कम मिलेगा। अब अगला आता है मीन कॉर्पसस हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पसस वॉल्यूम, MCV। मीन कॉर्पसस वॉल्यूम क्या है कि एक RBC, एक सिंगल RBC में जो वॉल्यूम है हीमोग्लोबिन का वो कितना है। तो वो नॉर्मल होता है 90 क्यूबिक माइक्रोमीटर। ठीक है, 90 क्यूबिक माइक्रोमीटर, तो ये भी आपको कम मिलेगा। अगला है GBP। GBP बहुत ही इंपॉर्टेंट है। GBP के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। GBP में हम लोग देखते हैं कि नॉर्मोसाइटिक है, हाइपोक्रोमिक है, माइक्रोसाइटिक है, किस तरह के सेल्स है। तो इससे हम लोग को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने में मदद मिलता है कि किस टाइप का एनीमिया है और हमें इसको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक है, तो GBP भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगला है रेटिकुलोसाइटिक काउंट। रेटिकुलोसाइटिक काउंट, रेटिकुलोसाइट किसको कहते हैं? तो रेटिकुलोसाइट जो होता है वो इमैच्योर RBC होता है। जो RBC का साइज़ बड़ा होता है वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होती, उसको हम लोग रेटिकुलोसाइट कहते हैं। तो रेटिकुलोसाइटिक काउंट में हम लोग इमैच्योर RBC और इसका मात्रा कितनी है ब्लड में, ये हम लोग देखते हैं। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन जो है हम लोग एनीमिया में करवाते हैं। तो ये तो हम लोग का पूरा एनीमिया चैप्टर जो है ख़त्म होता है। इसमें हम लोगों ने देखा अलग अलग टाइप के एनीमिया के बारे में, उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उनका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, उसमें क्या स्पेसिफिकेशन होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा हीमोफीलिया होने वाला है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।